अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज से मैं भूगोल का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है स्थान एवं विस्तार, उसका लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इस चैप्टर के लिए दो पार्ट में वीडियो बनाया हूं। एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका वीडियो आप देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, इससे पहले हमने भूगोल का जो पहला चैप्टर है क्षेत्र अध्ययन, उसको भी पढ़ लिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप उसको भी देख लीजिए। इस चैप्टर को समझने के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है। उस वीडियो का नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिए। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपका ये चैप्टर, मैं गारंटी देता हूं, बिना पढ़े, खाली आप वीडियो देखोगे, बिना पढ़े आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। स्थान एवं विस्तार। इस वीडियो में आज हम खाली इंडिया के बारे में या भारत के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि भूगोल में देखोगे तो भारत और ब्राजील की तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। क्यों किया गया है मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान एवं विस्तार, पहले इसका आप मतलब समझ लीजिए। स्थान का मतलब क्या होता है? पृथ्वी बहुत बड़ा है, इतने बड़े पृथ्वी पर भारत कहाँ पे है? स्थान का मतलब क्या होता है? इतने बड़े पृथ्वी पर भारत कहाँ पे है। और विस्तार का मतलब क्या होता है? इतने बड़े पृथ्वी पर भारत कितनी दूरी तक फैला हुआ है, उसको हम लोग विस्तार कहते हैं। पृथ्वी पर भारत कहाँ पे है तथा भारत का फैलाव कितना, कितनी दूर तक फैला हुआ, इसे हम कहते हैं स्थान एवं विस्तार। ठीक है, तो हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। पहले आप मैप समझिए, भारत को जो मानचित्र होता है, अगर आप मानचित्र को अच्छे से समझ लोगे तो आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये भारत का मानचित्र है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देश का नाम, अपने भारत देश का नाम जो संविधान में लिखा गया है उसका नाम है भारतीय गणराज्य। देश का नाम क्या है? जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें क्या भारत का नाम लिखा जाता है? भारतीय गणराज्य। आपको मालूम है भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। और चर्चा करते हैं, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। जो है जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे आपका चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। कौन से आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत 7वें स्थान पे है। विश्व में यह मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम भारत की बात करें तो पूरे विश्व में जो भारत देश है वो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझ में आया? इस देश का लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। लोकप्रिय, हाँ लोकप्रिय बोल रहा है, याद रखना। लोकप्रिय यानी कि पसंदीदा। लोगों को सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद आता है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो खेल है वो है क्रिकेट। समझ में आ गया? ये थी थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं मानचित्र के ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये है मानचित्र। भारत क्या है? एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ पानी से घिरा हुआ है ना? तो जो ये पानी वाला भाग है इसको हम लोग तट रेखा कहते हैं, और जो जमीन से जुड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थल रेखा कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप मानचित्र को अच्छे से समझिएगा, मानचित्र के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं। पहला यहाँ पे कौन सा है? पाकिस्तान है। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है कौन सा? अफगानिस्तान। यहाँ पे है चीन, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। आपको भारत के पड़ोसी देश को अच्छे से याद करना होगा। यहाँ पे देखिए क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे कॉर्नर में जो कोने में है बांग्लादेश है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। समझ में आ गया? भारत जो है 3 तरफ से क्या हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है ना? तो यहाँ पे
क्या आता है, यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ ए वाला भाग जो देख रहे हो ना, ए वाला भाग जो है पानी के अंदर है भारत का, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। अभी हम दिशाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए होता है ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाले भाग को दक्षिण कहा जाता है, और इधर वाले को पूर्व कहा जाता है, और यहाँ वाले को पश्चिम कहा जाता है। तो भारत के जो पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ पे देख रहे हो, ये है लक्षद्वीप द्वीप है, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब सवाल है कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो वाला भाग है, ये क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। एक ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप क्या है, एक द्वीप है, और भारत का जो अंडमान और निकोबार, यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सब द्वीप हैं। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। अभी प्रायद्वीप किसे कहा जाता है भी समझ लीजिए। प्रायद्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो एक तरफ जमीन से जुड़ा होता है। भारत को जो ऊपर वाला भाग है, एशिया से जुड़ा हुआ है। प्रायद्वीप उन भूखंडों को कहते हैं जो एक तरफ जमीन से जुड़ा होता है और तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तो भारत का जो यहाँ से ए वाला भाग देख रहे हो, नीचे वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पानी से घिरा हुआ है। तो ये पानी से घिरे हुए जो भाग है, इस भाग को, ये पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखना, भारत का जो दक्षिणी भाग है, ये नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पानी के अंदर आता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। भारत के मध्य से या भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। इतना समझ गए। अब हम इसको समझते हैं, स्थान एवं विस्तार की बात करते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है। अभी इसका मतलब क्या होता है, भारत जो है पृथ्वी बहुत बड़ा है ना। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में स्थित है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो वाला वीडियो जरूर देखिए, तब आपका जो भूगोल है एकदम आसान हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि अपना पृथ्वी कैसा होता है, गोलाकार होता है ना। पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, गोलाकार है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, है ना। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और ये नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा। आप एक गेंद ले लीजिए, गेंद यानी कि फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल बड़ा होता है ना, एक फुटबॉल ले लीजिए और फुटबॉल के एक बीचों बीच रेखा खींच दो, तो क्या हो जाएगा, वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है बताइए ना, विषुवत रेखा के ऊपर है। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध है। समझ में आ गया। तो पृथ्वी को चार दिशाओं में बांटा गया है, एक तो हो गया उत्तर एवं दक्षिण, और यहां पे देखिए पृथ्वी पे एक रेखा जो होती है, ये देशांतर रेखा होती है, जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है आप देख लो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो रेखा है, ये रेखा लंदन में गुजरती है, इसका
0 डिग्री से है, तो यहां से लेके 180 तक आओगे, यहां से लेके 180, यानी कि एक गोला है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के ऐसा सीधा एक रेखा खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा ना, है ना। तो ए आधे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ए वाले आधे भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इस वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आ गया, ए वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध, ए वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे भी है ना, है वही, खाली क्या करता है, हम लोग क्या किया है, पृथ्वी को दिशाओं के अनुसार 4 भागों में बांट दिया है। तो विषुवत रेखा उत्तर दक्षिण में बांटती है, और ये जो लंदन में ग्रीनविच रेखा जाती है वो किस में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है। तो भारत यहाँ पे है, यहाँ पे अब इसको समझिए, भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्व गोलार्धों में है। तो भारत यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो भारत पृथ्वी के कहाँ पे, उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया, तो भारत पृथ्वी के कहाँ स्थित है, उत्तर एवं पूर्व गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। तो आपको मालूम है कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये एशिया महाद्वीप है, हाँ मान लेते हैं ये एशिया महाद्वीप है, तो आपका एशिया महाद्वीप में भारत यहाँ पे आता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में जो है भारत स्थित है। दक्षिण भाग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, एशिया महाद्वीप में देखोगे तो भारत आपको ए वाला डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये भारत है। तो भारत जो है ये एशिया है, एशिया, एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के भारत कौन से भाग में स्थित है, तो ये नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण में। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे बात करते हैं, भारत का जो अक्षांशी विस्तार क्या है। अक्षांशी विस्तार के लिए आपको वीडियो जरूर देखना है, और आपको अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आपको याद करना है, रटना है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत को जो अक्षांशी विस्तार है कितना है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आता है। तो यहाँ पे देखिए, तो भारत के अगर आप पृथ्वी के ग्लोब पे देखोगे तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इन रेखाओं का अंशों में मान होता है। तो यहाँ पे भारत 8 डिग्री से उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ 8 डिग्री से भारत स्टार्ट होता है, तो खत्म कहाँ पे होता है, भारत यहाँ पे एंड होता है 37 डिग्री पे। समझ में आ गया। तो भारत जो है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके भारत कहाँ तक फैला है, यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत फैला हुआ है। ये है अक्षांश। अगर हम भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतरी को हम लोग रेखांश भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, देशांतर को रेखांश कहते हैं। तो भारत जो है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व रेखांश से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व तक फैला हुआ है। अभी भारत का ऐसा भी कुछ फैला हुआ है ना, भारत ऐसा फैला है और ऐसा फैला है ना। इस वाले फैलाव को हम लोग अक्षांशी विस्तार कहते हैं और इस वाले फैलाव को हम लोग देशांतरी विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत यहाँ से शुरू होता है, तो देखोगे तो ग्लोब के ऊपर ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची रहती हैं। इन रेखाओं को जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होता है, कौन से, पूर्वी, यानी इस तरह भारत पूर्व में ना, पूर्व से लेके ऐसे बहुत सारी रेखाएं 68 है, 69, 70 ऐसे करते करते
97 डिग्री 25 पे क्या होता है, भारत वो खत्म हो जाता है। तो याद रखना, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है। आगे हम देखते हैं, रेखीय स्थिति भारत के मध्य में जो है कर्क रेखा स्थित है। यहाँ पे देखो तो भारत के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, याद रखना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब भारत के हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में यानी अतीत में क्या हुआ था उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत जो है लगभग 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। यानी कि भारत जो था 150 वर्षों तक किसके कब्जे में था, अंग्रेजों के कब्जे में था, है ना। भारत जो है 150 वर्षों तक, 150 सालों तक किसके कब्जे में था, अंग्रेजों के कब्जे में था। भारत को जो है 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या हुआ, पहले 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। भारत को आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद भारत को क्या करना पड़ा, 3 युद्ध, मतलब आजादी मिलने के आगे 20 साल तक भारत को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, यानी भारत को 3 युद्ध लड़ने पड़े और अनेक भागों में सूखा का सामना करना पड़ा। भारत को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद भारत को क्या कर लड़ना पड़ा, 3 युद्ध लड़ना पड़ा। युद्ध लड़ने के बाद भी भारत में सूखा पड़ा, यानी कि बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा था भारत में, सूखा पड़ा, है ना। भारत का सूखा का सामना करना पड़ा। अनेक समस्याओं से जूझकर भी भारत विश्व में एक विकासशील देश है। भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, भारत को विश्व युद्ध लड़ना पड़ा, फिर भारत में सूखा पड़ा, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए भारत में क्या हुआ, विश्व में एक विकासशील देश है। विकासशील यानी प्रगति के रास्ते पे है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। समझ में आ गया। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। भारत पूरे विश्व में मसालों के लिए प्रसिद्ध है और आने वाले समय में क्या होगा, विभिन्न आर्थिक सुधारों के बाद भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी आई है। भारत क्या है, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत क्या होगा, बहुत आगे जाएगा। भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक होने के कारण भारत को युवा देश कहा जाता है। भारत को युवा देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्य करने वाले जो काम करते हैं उसमें युवाओं का, जो यंग लोग हैं, युवाओं का प्रमाण अधिक है, इसलिए भारत को युवा देश भी कहा जाता है। समझ में आ गया। आप पहले मैप समझा, उसके बाद प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये सब समझ लिया। अगर नहीं समझा रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में जो भी आपका डाउट रहे वो क्लियर कर पाऊँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा महाराष्ट्र देखे, हर कोई देखे। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।